हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं जनेंद्र पातर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MGCI लर्निंग सिंप्लीफाइड पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मधुमक्खी के बारे में, मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर के बारे में, जो कि PAT और ICAR BHU के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप आसानी से वहाँ से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आज इसी क्रम में आप सभी के लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है सेरीकल्चर, सिल्क वर्म। बहुत सारे नाम से इसे जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे हमेशा PAT में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है सेरीकल्चर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिल्क वर्म के बारे में, रेशम कीट के बारे में हम पढ़ेंगे आज। जैसा कि रेशम कीट मैंने आपको बताया था, ये ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। जो जीनस होता है सिल्क वर्म का, उसे हम बोलते हैं बॉम्बिक्स, और जो स्पीसीज है मोरी। इस प्रकार इसका जो साइंटिफिक नेम है, जो कि जीनस और स्पीसीज से मिलकर बनता है, साइंटिफिक नेम इसका क्या हो जाएगा? जूलॉजिकल नेम भी इसे बोल सकते हैं, बॉम्बिक्स मोरी। ठीक है, बॉम्बिक्स मोरी बहुत ही प्रसिद्ध रेशम की किस्म है, जिसे सहतूत रेशम कीट भी बोला जाता है, जिसे मुख्य रूप से सहतूत के पौधों पर पाला जाता है। दोस्तों, आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहूंगा, रेशम कीट का जो व्यावसायिक रूप से पालन किया जाता है रेशम की प्राप्ति के लिए, रेशे की प्राप्ति के लिए, उसे हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। इसका जो साइंटिफिक टर्म है रेशम कीट के पालन के लिए वह है सेरीकल्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसके अगर हम ओरिजिन की बात करें कि सबसे पहले किस देश में रेशम कीट का पालन किया गया था व्यावसायिक रूप से, तो वह है चाइना। चाइना में सबसे पहले रेशम कीट का पालन किया गया था व्यावसायिक रूप से। ये तो हुई बॉम्बिक्स मोराई की बात, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका पालन किया जाता है व्यावसायिक स्तर पर। सबसे ज़्यादा अगर व्यावसायिक स्तर पर पालन किया जाता है तो वो है बॉम्बिक्स मोरी, जिसे सहतूत रेशम कीट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रेशम कीट के प्रकार हैं जिनका पालन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से प्रकार हैं। तो काइंड्स ऑफ सिल्कवर्म में पहला है एंथेरिया फेपिया। पहला क्या है? एंथेरिया फेपिया, जिसे टसर रेशम कीट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे टसर रेशम कीट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अगर मैं व्याख्या को करना चाहूं, बताना चाहूं, तो जो टसर रेशम कीट होता है यह मुख्य रूप से साल, बेर, इन सभी पेड़ों पर इसे आसानी से पाला जा सकता है। और टसर रेशम कीट का जो रेशा होता है वह ब्राउनिश येलो कलर का होता है, ब्राउनिश येलो कलर का होता है, और इसे पाला भी जाता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा जो है वह है फ्लोएमिया रेसिनी। फ्लोएमिया रेसिनी, जिसे एरी रेशम कीट के नाम से भी जाना जाता है। इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो एंथेरिया फेपिया है, इसका लास्ट ईयर के PAT के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, टसर रेशम कीट का साइंटिफिक नेम क्या है? तो आंसर आपके सामने है, आप लोग विशेष रूप से इसे पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हाँ, अगला है फ्लोएमिया रेसिनी, जिसे एरी रेशम कीट के नाम से भी जाना जाता है। एरी रेशम कीट मुख्य रूप से जो अरण्य, ठीक है, अरण्य के जो पौधे होते हैं उनमें इनका पालन किया जाता है, क्योंकि एरी रेशम कीट अरण्य के पत्तियों को खाना बहुत पसंद करती हैं। और इनका जो कोकून होता है, इनका जो रेशे का कलर होता है वह लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? लाल रंग का। और किस प्रकार के लाल रंग का होता है? ईंट का जो लाल रंग होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ईंट का जो लाल रंग होता है उसी प्रकार से सेम उसी कलर का एरी रेशम कीट के द्वारा बनाए गए कोकून का भी कलर होता है। ठीक है, अगला जो रेशम कीट है वह है एंथेरिया असेमिया।
एंथेरिया एसेमिया, इसे मूंगा रेशम कीट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मूंगा रेशम कीट। ये जो एंथेरिया एसेमिया है, इसका पालन मुख्य रूप से जो सिनेमोन, आपने दालचीनी के जिसे मसालों के रूप में हम प्रयोग करते हैं, तो उसकी जो पत्तियां रहती हैं, ठीक है, सिनेमोन की जो पत्तियां रहती हैं, लीफ ऑफ सिनेमोन, इनकी पत्तियों को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं ये मूंगा रेशम कीट, और ज्यादातर इनका पालन उसी पेड़ में किया जाता है। इनका जो रेशम का कलर होता है, जो कोकून का कलर होता है, वह दूधिया रंग का होता है। किस रंग का होता है? दूधिया या फिर हल्का पीला, ठीक है, हल्का येलोइश रंग का इसका कलर होता है एंथेरिया एसेमिया का। लास्ट है थियोफैलिया रिलीजियोसी, थियोफैलिया रिलीजियोसी। दोस्तों, इसे देवमूंगा के नाम से जाना जाता है। देवमूंगा रेशम कीट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शहतूत रेशम कीट के बाद जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जिसका सबसे अधिक पालन किया जाता है, वह है देवमूंगा रेशम कीट। क्यों? क्योंकि इसकी जो कोकून के जो रेशे होते हैं बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पैराशूट का जो निर्माण किया जाता है वो देवमूंगा रेशम कीट के धागे से ही किया जाता है। पैराशूट, और साथ ही साथ मछली के जो जाल होते हैं, ठीक है, मछली पकड़ने के लिए जो जाल बनाया जाता है, उसके जाल के निर्माण के लिए भी देवमूंगा रेशम कीट के कोकून का ही प्रयोग किया जाता है। और जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है कपड़े बनाने के लिए, वो कौन सा रेशम कीट है? बॉम्बिक्स मोराया शहतूत रेशम कीट। साथियों, अगर रेशम कीट के जीवन इतिहास के बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में हम बात करें, तो जैसे कि मैंने अभी बताया, रेशम कीट लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में आता है, लेपिडोप्टेरा। और लेपिडोप्टेरा में जितने भी कीट पाए जाते हैं उनमें पूर्ण रूपांतरण पाया जाता है। पूर्ण रूपांतरण मतलब उनके जीवन के सारे स्टेजेस उसमें पाए जाते हैं, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, ये सारे चारों स्टेज उसमें पाए जाते हैं। तो उसी प्रकार रेशम के कीट में भी चारों स्टेज पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। जो रेशम कीट होता है, ये जून जुलाई में, मतलब समर के महीने में, ठीक है, गर्मियों के दिनों में ये अपना मैथुन का कार्य करते हैं, कैपुलेशन का काम करते हैं, ठीक है, मतलब नर और मादा सिल्कवर्म जो रहते हैं, इनका मिलन होता है। और मैथुन की क्रिया के बाद लगभग 3 से 4 दिन बाद, मैथुन की क्रिया के लगभग 3 से 4 दिन बाद, ये जो शहतूत की पत्तियां होती है, यहाँ पे मैं बॉम्बिक्स मोराई के बारे में बात कर रहा हूँ। सारा लाइफ साइकिल बॉम्बिक्स मोराई जो सबसे मेन है, उसके लाइफ साइकिल के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो शहतूत की पत्तियों के निचली सतह पर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, शहतूत की पत्तियों के निचली सतह पर ये अपने अंडे देती है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस सतह पर, ऊपरी सतह या निचली सतह पर ये अपना अंडे देती है। तो शहतूत की पत्तियों के निचली सतह पर लगभग एक बार में 300 से 400 अंडे देती है, ठीक है। कितने अंडे देती है? 300 से 400 अंडे देती है। और अंडे देने के बाद जो फीमेल रहती है वो क्या हो जाती है? मर जाती है, डेथ कर जाती है। अंडे से लगभग 10 से 12 दिन के उपरांत, 10 से 12 दिन के पश्चात जब उसका हैचिंग होता है, तो हैचिंग होने के बाद उसमें से कैटरपिलर या फिर लार्वा, ठीक है, लार्वा निकलते हैं। और इस सिल्कवर्म के लार्वे को कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग नोट करिएगा, कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है। कैटरपिलर क्या होता है? इसका जो एक फुल मैच्योर जो कैटरपिलर होता है, उसका लंबाई लगभग 8 सेंटीमीटर का होता है। कितना? लगभग 8 सेंटीमीटर का होता है। जैसे ही ये कैटरपिलर अंडे से बाहर निकलता है, अंडे से बाहर निकलने के बाद इसका जो माउथ पार्ट होता है ना, ध्यान दीजिएगा, इसका जो मुखांग होता है, माउथ पार्ट होता है, वो चबाने और चबा करके पत्तियों को खाने वाला होता है, मतलब काटने चबाने वाला होता है। तो जैसे ही निकलता है, निकलने के बाद तुरंत ये क्या करने लगता है? शहतूत की पत्तियों को खाने लगता है। शहतूत की पत्तियों को खाता है और लगभग
3 से 4 निर्मोचन की क्रिया करता है। निर्मोचन की क्रिया मतलब मैंने आप लोगों को सबसे पहले वीडियो में बताया था, कीट विज्ञान के पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था निर्मोचन का क्या कार्य होता है। मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जब कोई भी कीट जाता है तो अपने क्या करता है, स्किन को रिमूव कर देता है, जिसे मॉल्टिंग या फिर त्वचा निर्मोचन की क्रिया कहते हैं। तो जब कैटरपिलर अपने इस प्यूपल स्टेज में आने वाला रहता है तो प्यूपल स्टेज में आने से पहले लगभग कितने बार, 4 बार ये निर्मोचन का कार्य करता है। और निर्मोचन के कार्य करने के बाद जो प्योर विकसित जो कैटरपिलर रहता है उसका कितना साइज रहता है, 8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और इस कैटरपिलर से नेक्स्ट स्टेज में जाने का जो दिन होता है लगभग कितने टाइम लग जाता है इसमें, 24 से 25 दिन का समय लगता है। अब ये कैटरपिलर अपने उसी जगह पे रह करके, जहां पे शहतूत की टहनी में जहां पर ये रहता है उसी जगह पर स्थिर होकर के कंटिन्यूसली ये क्या करता है, शहतूत की पत्तियों को खाना प्रारंभ कर देता है। और धीरे 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 क्या करता है, कोकून का निर्माण करना प्रारंभ होता है। यहीं से फिर कोकून का निर्माण चालू होता है। साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब कोकून का निर्माण होना प्रारंभ होता है तब ये जो कैटरपिलर जिसका माउथ पार्ट क्या था, काटने चबाने वाला था, ये अपने माउथ पार्ट को क्या कर देता है, मॉडिफाइड कर देता है, चेंज कर देता है। अपने माउथ पार्ट को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। और किसमें चेंज करता है, सिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मतलब सिल्क का निर्माण करने वाले जो ग्रंथि होती है उसके रूप में ये अपने माउथ पार्ट को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यहाँ पे एक और बात आप लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो माउथ पार्ट होता है उसमें से रेशम के धागे कैसे निकलते हैं। तो साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो रेशम के धागे होते हैं वह उस कीट के माउथ पार्ट से, जो ये सिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होते हैं उस ग्रंथि से द्रव के रूप में बाहर निकलते हैं। और जैसे ये बाहर निकलते हैं तो ये बाहर के तंतुओं से, फाइबर्स से मिल करके क्या करते हैं, एक सेरिसीन, ठीक है, एक सेरिसीन नामक पदार्थ होता है, इसके साथ मिल करके ये सूत का निर्माण करते हैं। मीन्स जो रस्सी होती है, जो सूत होती है उसका निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके अब कैटरपिलर से प्यूपा स्टेज, मतलब प्यूपा वाला जो स्टेज होता है वो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाता है, 15 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। और एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोकून के अंदर ही, आप लोगों ने कोकून देखा होगा, कोकून में कोया जिसको बोलते हैं, कोकून के अंदर ही ये अपने कैटरपिलर से प्यूपल स्टेज में ट्रांसफर हो जाता है, अपनी एक स्टेज की बढ़ोतरी करता है। जैसे कोकून का निर्माण हो जाता है इसके बाद इसके अंदर जो प्यूपा, उस कोकून के अंदर जो प्यूपा है ये अपने माउथ पार्ट से एक एल्कलाइन केमिकल, क्षारीय द्रव या क्षारीय रसायन निकालता है, जो क्या करता है, कोकून के एक भाग को, इस भाग को क्या कर देता है, गीला कर देता है, ठीक है, वेट कर देता है। अब जब ये भाग गीला हो जाता है तो वहां से प्यूपा क्या करता है, उसको फाड़ देता है, फिर कोकून को क्या करता है, फाड़ देता है। और कोकून को फाड़ने के बाद फिर ये क्या बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है, कोकून को फाड़ता है, इसके बाद फिर वहां का जो शलभ रहता है, जो प्यूपा रहता है, वो कहां निकल के आ जाता है, बाहर इन्वायरमेंट में आ जाता है। तो चांसेस दो हैं, या तो वहां से एडल्ट मेल निकलेंगे या तो फिर एडल्ट फीमेल निकलेंगे, ठीक है। और इस कोकून से बाहर निकलने का जो दिन है कि कितने दिन बाद कोकून से प्यूपा बाहर आएगा, तो कितने दिनों बाद बाहर आता है, लगभग 20 से 25 दिनों बाद ये बाहर आता है। इसके बाद ये जो एडल्ट फीमेल रहती है कोकून से बाहर निकलने के बाद फिर डायरेक्टली सीधा क्या करती है, मैथुन की क्रिया करती है, ठीक है, मैथुन की क्रिया करती है। और मैथुन की क्रिया के बाद फिर से ये अंडे देती है। इस प्रकार ये पूरा साइकिल चलते रहता है, ठीक है, इस प्रकार ये पूरा साइकिल चलते रहता है। अब देखिए कि कोकून क्या होता है। कोकून, यहाँ पे एक चीज आप लोग जान लीजिए कि अगर कोकून को अगर हम वेट करते हैं कि उसमें से प्यूपा बाहर निकलेगा, है ना, और फिर वो फ्री हो जाएगा, फ्री होने के बाद अपना मैथुन की क्रिया करेगा, तो यहाँ पे एक लॉस होता है जो बहुत ही ज्यादा लॉस होता है। क्या है कि जब इस कोकून से ये एडल्ट मेल या फीमेल जब बाहर निकलते हैं तो उस दौरान जितने भी रेशे इस कोकून के अंदर बने रहते हैं, ठीक है,
ये रेशा आप लोगों को दिख रहा होगा। जितने भी रेशे या धागे इस कोकून के अंदर बने होते हैं, बाहर निकलने के दौरान क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो हमको वेट नहीं करना है कि ये मेल या फीमेल बाहर निकलेगा, तब अपन कोकून को कलेक्ट करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे। अपने को क्या है, कोकून के निर्माण के बाद इसके निकलने से पहले ही लगभग प्यूपल स्टेज में ही इसको क्या किया जाता है, गर्म पानी में डाल दिया जाता है। जब गर्म पानी में डाल देते हैं तो प्यूपा बाहर निकल के आ जाता है, और उस दौरान प्यूपा जब बाहर निकल के आता है तब किसी भी प्रकार का नुकसान रेशे को नहीं होता, नुकसान नहीं टूटता, ठीक है, रेशा नहीं टूटता है। तो इस प्रकार से रेशम का पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। रेशम के बारे में आप लोगों को पता ही है, रेशम कितना महंगा है, बहुत सारा इससे इनकम कमाया जा सकता है। इससे कपड़े के उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, पैराशूट बनाया जाता है, जो मछलियों के जो जाल होते हैं रेशम से ही बनाए जाते हैं, रेशम के धागे से। इस प्रकार बहुत सारे इसके यूजेस हैं, ठीक है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यह एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया बन सकता है किसानों के लिए। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल की घंटी दबाइए, ताकि जो भी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाया जाता है वो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।